तो देखो आज बेटा हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं कूलॉम्स लॉ। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक जब तक समझ में नहीं आती है तब तक काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कूलॉम्स लॉ। तो देखिए कूलॉम्स ऐसा नहीं था कि कूलॉम्स के पहले ये फेनामेना डिस्कवर नहीं था। जैसे ऐसा नहीं था कि न्यूटन्स के पहले कभी सेब नहीं गिरा था नीचे, सब कुछ होता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को फील किया और उस पर थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या किया, एक रूल आपको दे दिया कि हर चीज़ को ऊपर से गिरने वाली हर चीज़ को या कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे आ रही है, इसका मतलब क्या है कि अर्थ अपनी ग्रेविटी की पावर से अपनी तरफ किसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है। तो एक्चुअल में क्या है कि जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो कूलॉम्स लॉ है ये पॉइंट चार्जेज के लिए वैलिड है। तो अब चार्ज की बारी अगर बात की जाए चार्ज के बारे में, तो हमने पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे कोई पॉइंट चार्ज है, अगर ये दोनों के दोनों चार्जेज आपके लाइक हैं तो ये रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेज होते हैं तो ये अट्रैक्ट करते हैं। तो जब लाइक करते हैं अट्रैक्ट करते हैं तो इसी को हम लोगों ने वहां पर बोल दिया था, क्या बोल दिया था बेटा जी, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब ये जो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, इसी पर कूलॉम्स ने क्या किया, थोड़ा और रिसर्च किया और एक्सपेरिमेंट किए। तो जो ये दोनों के दोनों चार्ज, जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये वाला चार्ज हमारा Q1 है और ये वाला चार्ज हमारा क्या है, Q2 है। अभी हमने ये नहीं डिसाइड किया है कि दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है या एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। अब ये दोनों चार्जेस हैं, अगर ये दोनों के दोनों लाइक होंगे, लाइक अगर हम बोलें तो ये दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या फिर ये दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, तभी इनको हम क्या बोलेंगे, लाइक चार्जेस। अगर ये लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे। अब जब रिपेल करेंगे तो इनके ऊपर क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, मतलब एक दूसरे से इनकी डिस्टेंस बढ़ेगी, दूरियां बढ़ जाएंगी। वहीं पे अगर ये अनलाइक चार्जेज होंगे तो इन दोनों के बिटवीन में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और वो इनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मीन्स इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, क्लोज होगी, अगर ये मूव करने के लिए फ्री है तो। फिलहाल हम यहाँ पे जो बातें करेंगे वो रेस्ट चार्ज की करेंगे, इस वजह से डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सारी बातें हम लोग किसकी कर रहे हैं, रेस्ट चार्ज की, मोशन वाले चार्ज की बात नहीं चल रही है। तो अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दोनों चार्जों के बीच में, इनकी डिग्री पता नहीं, इनकी मैग्नीट्यूड नहीं पता है कि कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है। जैसे अभी आपने क्या किया, एक ये Q1 ले लिया आपने 30 कूलॉम का और इसको आपने ले लिया 2 कूलॉम का, तो श्योर सी बात है कि क्या होगा, यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी, किसके कंपेयर में। अभी हमने इसको 3 कूलॉम का ले लिया और इसको हमने ले लिया 2 कूलॉम का, तो जो फोर्स इन दोनों के बीच में 3 और 2 को लेने के बाद आएगा, उसके कंपेयर में कई गुना ज़्यादा फोर्स आपको मिलेगा किसमें, 30 और 2 कूलॉम के चार्ज लेने पर। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कूलॉम्स ने हम लोगों को क्या बताया कि दो चार्जेज के बीच में कितना कम या कितना ज़्यादा फोर्स लगता है उसको कैसे मेजर किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं, डेफिनेशन के बाद फिर यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग मतलब हम ये कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मतलब कूलॉम के अकॉर्डिंग, कूलॉम के अकॉर्डिंग क्या हो गया, द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन, इंटरएक्शन बोले तो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, एनी फोर्स, मतलब दोनों में से कोई भी फोर्स हो सकता है। द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन, ये इंटरएक्शन किसके बीच में होगा, बिटवीन टू रेस्ट पॉइंट चार्जेज। ये दोनों की दोनों बातें जरूरी हैं, रेस्ट में भी होने चाहिए और साइमल्टेनियसली पॉइंट चार्ज भी होना चाहिए। रेस्ट पॉइंट चार्जेज, क्या बोला गया बेटा जी, द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन टू रेस्ट पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली
proportional is directly proportional to the बहुत ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज एंड inversely proportional to the square of distance एक ही डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस between them। अब इन सारी चीजों को हम आपको एक एक करके दिखाते हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या कहा इन्होंने, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मतलब दैट इज, इसका मतलब ये हो गया कि अगर 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स F लग रहा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। तो अब इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू आप समझ लो यहाँ पे साइड में। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम प्रीवियस क्लास में जब 6, 7, 8 में हुआ करते थे तो हम लोगों को एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ाई गई थी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के केस में क्या होता था कि अगर यहाँ पे कोई नंबर माइनस का 15 ऐसे लिख दिया जाता था तो ये क्या आता था, प्लस का 15। अगर यहीं पे प्लस का 10 कोई नंबर लिख दिया गया तब भी वो क्या होता था, प्लस का 10। मतलब क्या हो गया कि अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो ये हो गया कि अगर इस जो ये पैरेलल लाइन आपको दिख रही है इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मैथ वाले अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनको पता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं आगे चल करके, अगर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं तो वहाँ डिटर्मिनेंट बोलते हैं, अदरवाइज क्या बोला जाता है, मॉड बोला जाता है वेक्टर वगैरह में। कुल मिलाकर के आपको इतना समझना है कि ये मैग्नीट्यूड बोले तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हो रही है। इसके अंदर चाहे कोई पॉजिटिव नंबर होगा चाहे कोई पॉजिटिव नंबर होगा चाहे कोई नेगेटिव नंबर होगा, बाहर निकलने के बाद दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू रेस्ट पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। और इन्होंने क्या कहा कि अगर इनके बिटवीन की जो डिस्टेंस है वो r ले ली जाए और ये जो डिस्टेंस होती है ये सेंट्रल डिस्टेंस होती है, अभी हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इनके बिटवीन की डिस्टेंस r ले ली जाए तो ये फोर्स जो है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ r। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से ये रिजल्ट निकल आया। अब इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करें तो इसको हम बना देते हैं 1, इसको हम लोग बना देते हैं 2। आफ्टर combining the equation first and second, तो फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करने के बाद ये क्या मिल गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 की वैल्यू क्या होगी, Q1, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 की वैल्यू क्या होगी, Q2। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है ये अपने साथ एक ब्लैंक्स लेकर के आता है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो अभी हम बताएंगे कि ये जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो वो फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा। ठीक है, बट हम उसके पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ये जो 2 पॉइंट लिखे हुए हैं
रेस्ट पॉइंट चार्ज। अब जैसे जो भी चार्ज होगा तो सीधी सी बात है कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है और वही भी कर लेते हैं। मान लीजिए जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं कि जैसे कोई भी, जैसे ये चार्ज है तो चार्ज भी क्या है, मैटर की एक प्रॉपर्टी है, और मास भी क्या है, मैटर की एक प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी मैटर या सब्सटेंस है, कोई भी मैटर या सब्सटेंस है, तो इस मैटर या सब्सटेंस की दो प्रॉपर्टी होती है। कौन? एक मास होती है और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज होती है। मास जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बताती है, और जो चार्ज होता है वो इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में बताता है। तो किसी भी मैटर की कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, दो। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो मैटर की ही एक प्रॉपर्टी है, कहीं बाहर से ये लाई नहीं गई है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। मतलब क्या कहने का है कि जो चार्ज है ये मैटर की ही एक प्रॉपर्टी है, एक दूसरी प्रॉपर्टी है। जिस तरीके से मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है मास, वैसे ही मैटर की दूसरी प्रॉपर्टी होती है चार्ज। और इसको क्या बोला जाता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। मतलब ये कहीं बाहर से नहीं लाई गई है, ये मैटर के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये जो चार्ज होंगे वो चार्ज कहाँ पर होंगे, मैटर के किसी न किसी पार्टिकल्स पे होंगे। ठीक है, तो हम ये ऐसा सपोज कर रहे हैं कि ये कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल पर चार्ज कितना है, Q1 है, और ये भी किस मैटर का कोई दूसरा पार्टिकल है और इस पर चार्ज कितने हैं, Q2 चार्ज है। ठीक है, और Q1 और Q2, तो जो पार्टिकल्स होगा, हमने ये सपोज किया कि उस पार्टिकल्स पर किसी पर्टिकुलर टाइम में केवल एक ही चार्ज है, वो है कितना, Q1 है, और दूसरे वाले पे कितना है, उस सिंगल पार्टिकल पे हमने सपोज किया कि जो चार्ज है वो कितना है, Q2 है। जबकि इसको लेकर के आप कंफ्यूज मत होइएगा कि Q इक्वल टू कितना होता है, Ne। तो N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है, चार्ज ऑन एन ईच इलेक्ट्रॉन। तो ईच इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है तो वो तो होगा ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे एक सिंगल पार्टिकल्स पे लाखों चार्ज हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, लेकिन हम लोग सपोज कर रहे हैं कि उस पर टोटल चार्ज कितना है, Q1। तो Q1 बोले तो उसका मतलब ही है Ne से। तो लेकिन जो ये Ne है ये इंटीग्रल मल्टीपल है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो जब इंटीग्रल मल्टीपल है तो उसको पूरा, जैसे आप लड्डू खाते हो, ठीक है, तो जब लड्डू खाते हो तो लड्डू में तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जब हम लड्डू खाते हैं तो उसको एक मान करके खाते हैं ना। तो उसी तरीके से क्या हो गया कि भाई लड्डू का एग्जाम्पल ले लीजिए, रोटी है, चावल है, जो भी कुछ आप खाते पीते हो, तो उस तरीके से, तो वैसे हम मान रहे हैं कि ये एक पार्टिकल्स हैं और ये इस पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, Q1 है, और ये दोनों के दोनों कहाँ हैं, रेस्ट में हैं। और ये कैसे सपोज किए जा रहे हैं, पॉइंट चार्जेज। अब पॉइंट चार्ज लेने के पीछे का रीजन क्या है, लार्ज चार्ज हम क्यों नहीं ले सकते हैं, पॉइंट चार्ज ही के लिए ही कूलॉम्स लॉ क्यों वैलिड है। ठीक है, तो ये बातें हम लोगों को बेटा जी समझ लेनी है, ये समझा देते हैं फिर इस पे हम आते हैं। तो जैसे एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि जो चार्ज है वो मैटर की ही दूसरी प्रॉपर्टी, जिस तरीके से मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है मास, वैसे ही मैटर की दूसरी प्रॉपर्टी होती है चार्ज। और ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब कहीं से ये बाहर से नहीं लाई गई है, ये मैटर के अंदर ही मौजूद होती है, उसके अंदर ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि जैसे मास आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बताता है, आपने क्लास 11th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड, सारी चीज़ें आपने क्या किया है, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है। वैसे यहाँ पर भी हम फोर्स फाइंड करेंगे, फील्ड फाइंड करेंगे, पोटेंशियल फाइंड करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि ये मोशन में नहीं हो, मोशन में होंगे तो फिर आपको उसके लिए और रिलेटिव थ्योरी और सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, वो फिलहाल हमारे लेवल पे अभी नहीं है, उसके बारे में सोचना भी अभी हमें नहीं है। ठीक है, उसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है, वो हमारे लेवल से बाहर की बात है। अब बात आती है किसकी, पॉइंट चार्ज की। तो जो भी पॉइंट चार्ज हैं, तो पॉइंट चार्ज का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे पॉइंट चार्ज हम ऐसे सपोज कर सकते हैं कि स्काई में आपके बहुत सारे स्टार्स हैं, तारे हैं,
तो अगर अर्थ से देखोगे तो वो बहुत छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर डिस्टेंस भी हम बढ़ा देते हैं तो दो बड़ी बॉडी या हैवी बॉडी भी पॉइंट चार्ज जैसा बिहेवियर करना शुरू कर देती है। जैसे आप मान लीजिए जहाँ पर हो वहाँ से 100-200 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी दूसरी चीज़ है, तो वो आपके कंपेयर में या आप और वो एक दूसरे के कंपेयर में किसका काम करेंगे, पॉइंट चार्ज का। मतलब क्या हो गया, जैसे ट्रेन की बात करिए तो ट्रेन के पास जब हम खड़े होते हैं तो डिब्बे बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कहीं आप 100-200-500 फीट की ऊंचाई पर हो या दूर से देखें तो वही ट्रेन बिल्कुल छोटी दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो जैसे जैसे दोनों चार्जेज के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है वैसे वैसे वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्ज का काम करना शुरू कर देते हैं। फिलहाल हम बिल्कुल पास वाले पॉइंट चार्ज की बात करने चल रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया, एक ही मैटर के अंदर की अगर हम बात करना शुरू करें तो ये जो इनके बिटवीन की डिस्टेंस है ये 10 की पावर -15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। क्या बोला गया कि 10 की पावर -15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए आर की वैल्यू, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी कूलॉम्स लॉ यहाँ पर वैलिड होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि चार्ज का रेस्ट में होना जरूरी है, और ये चार्ज कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम यहाँ पे फोर्स अब दिखा देते हैं, अगर हम लार्ज बॉडी ले लें और उन पर कूलॉम्स लॉ अप्लाई करें तो क्या ये वैलिड होगा, उसको भी आप इसी समय डिस्कस कर देते हैं, बाकी बाद में तो और चीज़ें हम समझते रहें। जैसे सपोज किया कि हमने एक हैवी बॉडी ये ले लिया, एक हैवी बॉडी ये ले लिया, इस पर चार्ज Q1 दे दिए और इस पर चार्ज Q2 दे दिए। ठीक है, अब ये दोनों के पास पॉइंट चार्जेज नहीं है। ठीक है, बहुत सारे चार्जेज हैं, जो बहुत सारे चार्जेज हैं, अगर इसको भी पॉजिटिव सपोज कर लें, इसको भी पॉजिटिव सपोज कर लें, तो पॉजिटिव का मतलब तो हमारे लोग समझते हैं ना, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की रिस्पेक्ट में जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब होगा क्या कि इस स्फेयर का जो सेंटर है ये है और इस स्फेयर का जो सेंटर है ये है, तो ये सेंट्रल फोर्स होता है। मतलब क्या हो गया कि चार्ज पार्टिकल के या बॉडी के एक सेंटर से सेंटर के बीच की ये डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं की भी डिस्टेंस आप ले सकते हो, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बिटवीन की डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर। अब क्या होगा कि ये दोनों लाइक चार्जेज हैं, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं, जो रिपल्सिव फोर्स होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, आउटवर्ड होते हैं। बाकी हम जब वेक्टर लॉ पढ़ाएं, वेक्टर फॉर्म पढ़ाएंगे तो हाँ और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब क्या हो जाएंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये रिपेल हो करके और कहाँ आ जाएंगे, दूसरे एंड्स पे। ये भी रिपेल हो करके क्या हो गए, दूसरे एंड्स पे आ गए। अब हुआ क्या कि जो ये एक्चुअल क्या थी, ये जो आपकी एक्चुअल डिस्टेंस थी सेंटर से सेंटर की, अब ये किस में कन्वर्ट हो गई, अब तो यहाँ आ गया ना। तो अब आप जो डिस्टेंस लोगे वो इस सरफेस से इस सरफेस तक की, तो ये हमारी क्या हो गई, आर डैश। मतलब क्या हो गया, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी हो गई इफेक्टिव डिस्टेंस। ठीक है, अब जब इफेक्टिव डिस्टेंस आप ले रहे हो तो आपने पढ़ ही रखा है कि ये क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, मीन्स एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर आपका आर इंक्रीज करेगा तो एफ क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, तो जो आपका एफ एक्चुअल है वो कैलकुलेटेड से क्या निकल रहा है, भाई फोर्स डिक्रीज कर गया। तो अब क्यों डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आर आपकी क्या हो रही है, आर डैश, इफेक्टिव डिस्टेंस जो है, इफेक्टिव लेंथ इसकी बढ़ गई। जब आर बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपका एफ एक्चुअल निकल रहा है, एफ एक्चुअल को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, वो क्या हो गया, स्मॉल हो गया, किससे, एफ कैलकुलेटेड से। अब अगर ये बात आपके समझ में नहीं आई तो इसको हम आपको समझा रहे हैं कैसे। एक्चुअल और कैलकुलेटेड का मतलब, आपने स्मॉल जी इज इक्वल टू पढ़ा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कौन सी वैल्यू होती है, ये कौन सी वैल्यू होती है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। ये कैसी है, ये भाई इस वैल्यू को, ये फिक्स कांस्टेंट होता है, फिक्स वैल्यू होती है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या लेते हैं, कहीं कहीं पर
g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो जब g इज इक्वल टू 10 तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो गई और ये कैलकुलेटर वैल्यू, तो ये इसी को कहते हो एक्चुअल है। तो अभी जो हम निकाल रहे हैं तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो गई और ये कौन सी वैल्यू हो गई, कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई। तो वैसे कैलकुलेटेड वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी के सेंटर से इस बॉडी के सेंटर के बीच में, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है, जितना फोर्स होना चाहिए उसी को हम बोलेंगे एफ कैलकुलेटेड। लेकिन जब इफेक्टिव लेंथ आप इसको बढ़ाओगे तो इफेक्टिव लेंथ इसकी इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ेगी तो आर डैश बढ़ेगा, तो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो एक्चुअल फोर्स यहाँ पे इफेक्टिव का निकल रहा है वो कैलकुलेटेड से क्या हो रहा है, एक्चुअल कहिए एक्सपेरिमेंटल जो भी कह सकते हैं। तो इस वजह से हम लार्ज बॉडी नहीं ले सकते हैं। ये केवल एप्लीकेबल है तो एक पार्टिकल के सेंटर से दूसरे पार्टिकल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस के लिए ही वैलिड है। ऐसा नहीं है कि आप उसके सरफेस पर कहीं पर भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग पॉइंट चार्ज को प्रीफर करते हैं, लार्ज बॉडी को प्रीफर नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कनेक्ट हो गए। तो अभी तक जो हमने मेनली बातें की हैं उनको हम रिवाइज करा दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने बात किया कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेज हैं, एक Q1 है दूसरा Q2 है। मुझे ये नहीं पता है ये दोनों लाइक हैं, ना मुझे ये पता है कि दोनों अनलाइक हैं। ठीक है, ये पता है कि ये जो चार्जेज हैं किसी पार्टिकल के हैं और उस पार्टिकल के सेंटर से दूसरे पार्टिकल के सेंटर के बिटवीन की जो डिस्टेंस है वो f है और डिस्टेंस जो है वो r है और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, f है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, दैट इज f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और Q1 Q2 की वैल्यू क्या होती है, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू हमने आपको दिखाया कि इस मॉड के अंदर, इस डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी वैल्यू होगी वो चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो और चाहे वो पॉजिटिव हो, दोनों की दोनों जब बाहर निकलेंगी तो हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन करते समय भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि चार्ज चाहे यहाँ नेगेटिव गिवन हो चाहे पॉजिटिव गिवन हो, विद साइन हमें कैलकुलेशन करते समय विद साइन हमें वैल्यूज नहीं पुट करनी है। मतलब वो नेगेटिव दिया होगा तब भी हमें पॉजिटिव के साथ लिखना है और पॉजिटिव दिया गया होगा तब भी। मतलब क्या हो गया, हमें प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, मतलब किससे है, उसकी मैग्नीट्यूड से। और दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हो गया, दोनों को कंबाइन किया गया, ये हमें रिजल्ट मिल गया। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है ब्लैंक्स। ब्लैंक्स का मतलब हो गया खाली जगह, मतलब फिल इन दी ब्लैंक्स। तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी आती है वो अपने साथ एक फिल इन द ब्लैंक लाती है, ये बात आप याद रखिएगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं और आगे दिखाते हैं कि क्या मिलने वाला है। तो F इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा और इनटू क्या होगा, Q1 Q2y कितना, r स्क्वायर। इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल k Q1 Q2 r स्क्वायर। ऐसा मोस्टली बुकों में देखने को मिल जाता है। अब जो मेन समझने वाली बात है बेटा जी यही है, देखो इनके छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आप बहुत अच्छे से समझते रहोगे तो चाहे क्वेश्चन नीट में पूछे जाए, चाहे जेई में, चाहे आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में, सारे क्वेश्चनों को आप फोड़ दोगे। ठीक है, तो फोड़ तभी पाओगे जब इसको आप पहले से अच्छे से जानते रहोगे। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, K Q1 Q2 बाई किसके, R स्क्वायर के। तो जब K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो ये जो K है ये हमने आपको पहले ही बताया कि ये फिल इन द ब्लैंक है, मतलब इसको आपको फिल करना है। तो यहाँ पर जो फिलिंग होगी, मतलब जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी, वो बेटा जी दो बातों पे डिपेंड करती है। किन किन दो बातों पे डिपेंड करती है, कि आपका डिपेंड्स करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे और इन दोनों चार्जों के बीच में जो मीडियम होगा उस पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर K डिपेंड्स, वेयर K डिपेंड्स
ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड, इसमें इंक भर के लानी पड़ेगी भाई, एंड सिस्टम ऑफ, ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मीडियम between the two rest point charges। क्या बोला इन्होंने कि जो के है, के किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, और साथ साथ उन दोनों चार्जों के बीच में जो मीडियम होगा उस पर। इन दोनों की दोनों बातों पर कौन डिपेंड कर रहा है, आपका ये कांस्टेंट के। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स और मीडियम में के की वैल्यू क्या क्या होगी। ठीक है, तो अब इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, नहीं तो इसको हम हटा देते हैं। चलो ठीक है, यही कर देते हैं, उसमें क्या स्पेस तो है, हो जाएगा भी। चलो ये मेन हमको तो हटा। हाँ, अब जरा देखिए भाई, जरा क्या है पूरा देखिए। हम लोगों को क्या मिला, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हम लोग बात करेंगे SI सिस्टम में, इन SI सिस्टम्स। ठीक है, अब हम आपको जरा याद दिला दें, जैसे काफ़ी लोग पढ़ भी चुके हैं, जब हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते थे तो वहाँ पे एक सिस्टम होता था MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड्स, दूसरा आपने पढ़ा था सेंटीमीटर CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड्स, एक और पढ़ा था आपने FPS, फुट पाउंड सेकंड्स, और इंटरनेशनल सिस्टम जो आपने पढ़ा था वो क्या था, SI यूनिट्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट इस तरीके से, तो SI इंटरनेशनल सिस्टम जो आपका था, तो ये चारों के चारों सिस्टम हमने क्या किया था, क्लास 11th में डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है, तो जब हम क्लास 11th में डिटेल में स्टडी किए थे तो हम लोग मेनली बात करने किसकी चल रहे हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स और MKS में कोई डिफरेंस विशेष नहीं होता है, जो नॉर्मल डिफरेंस है वो आपको 11th में बताया जा चुका है, लेकिन मेजर कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ने का मतलब ये है कि हम लोग डिस्कशन किस पे करने चल रहे हैं बेटा जी, SI सिस्टम पे। तो SI सिस्टम में हम केस बना रहे हैं, केस 1। पहली कंडीशन जो हम ले रहे हैं, व्हेन चार्जेज आर प्लेस्ड, when charges are placed in air or vacuum, air और वैक्यूम, या फिर ऐसे कह सकते हैं फ्री स्पेस। ठीक है, मतलब जब चार्ज आपका कहाँ पर हो, एयर में, वैक्यूम में, या फिर कह सकते हैं फ्री स्पेस में हो। अब जब चार्ज आपका फ्री स्पेस में होगा, मीन्स एयर या वैक्यूम में होगा, दोनों की बातें सेम नहीं होती लेकिन लगभग सेम होती हैं। तो उस कंडीशन में जो आपको कांस्टेंट के मिलेगा, स्मॉल के की वैल्यू होगी, वो बेटा जी होती है के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्या चीज़? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जब पूरी वैल्यू आप निकालोगे, मतलब अगर इसकी यूनिट हम लिखना चाहें, चलो यूनिट वगैरह बाद में बता देंगे निकालने के लिए। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसको हम आपको एक एग्जांपल देकर के बता रहे हैं, ये परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। जैसे आपको याद होगा और याद है भी, जैसे अभी आपको क्लास में बाहर से आते हो, एंट्री करनी होती है, तो आप क्या बोलते हो? मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्लास में जाना है, प्रिंसिपल ऑफिस में जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप उसके लिए परमिशन लेते हो। तो जैसे आप परमिशन लेते हो, वैसे जो ये एप्सिलॉन नॉट है ये भी परमिशन देती है। परमिशन किसको देती है? परमिशन देती है कि जो इन दोनों पॉइंट चार्ज के बिटवीन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो फोर्स कितना इफेक्टिव होगा, वो फोर्स कितना इफेक्टिव होगा, कितना स्ट्रांग होगा, कितना वीक होगा, वो डिपेंड करेगा कि उन दोनों चार्जों के बीच का जो मीडियम है उस बात पर। मतलब क्या है कि एक तरीके से ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को उस मीडियम के अंदर आने की परमिशन जो देता है, अनुमति देता है, वो इसी एप्सिलॉन नॉट पे ही डिपेंड करती है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, क्लियर भी हो जाना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। परमिशन देने वाली एक क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, और इनकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। एंड एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, और ये आपका क्या होता है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैसे डायमेंशन वगैरह की बात अभी हम आगे करेंगे, तो कोई यहाँ जरूरी नहीं है। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -5। इस तरीके से जो ये हमारा फोर्स है ये, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 आपका वहाँ बना था। तो ये जो आपका फोर्स है ये क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के। ठीक है, इसी को और क्या लिख सकते हो? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मतलब क्या हो गया कि अगर दो पॉइंट चार्जेज या टू रेस्ट पॉइंट चार्जेज क्या किए गए हैं? स्मॉल r डिस्टेंस पे एयर या वैक्यूम में रखे गए हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर जो उन दोनों चार्जेज के बिटवीन में फोर्स लगेगा वो कितना होगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ध्यान रहना चाहिए क्या कि ये SI सिस्टम में है। ठीक है, जो हमने सिस्टम लिया है वो क्या है? SI सिस्टम लिया है। ठीक है, तो इतना तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कोई गया है डालने? तो इस तरीके से ये तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसका केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में क्या होगा बेटा जी? व्हेन चार्जेज आर प्लेस्ड चार्ज को कहां पर प्लेस किया गया? व्हेन चार्जेज आर प्लेस्ड इन अ
होमोजीनियस मीडियम, होमोजीनियस मीडियम मतलब अनदर मीडियम, फिर मतलब एयर या वैक्यूम को छोड़ करके किसी दूसरे मीडियम में क्या किया गया है, चार्ज को प्लेस किया गया है। ठीक है, तो अगर चार्ज को प्लेस किया गया है तो उस कंडीशन में के की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उस कंडीशन में के स्मॉल के इज इक्वल टू ये होता है 1/4 पाई एप्साइलन, और यहाँ पर एप्साइलन क्या होता है, वेयर एप्साइलन इज इक्वल टू होता है एप्साइलन नॉट कैपिटल के, एप्साइलन नॉट क्या, कैपिटल के। ठीक है, तो अब ये एप्साइलन नॉट कैपिटल के, इसी को ER भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलेंगे, मीडियम। तो अब यहाँ पर क्या है कि एप्सिलॉन नॉट के, और इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ होमोजीनियस मीडियम, एंड एप्सिलॉन implies दैट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहो या फिर आप परमिटिविटी कहिए, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, वहाँ पर जो भी मीडियम होगा, वाटर है, ऑयल है, मेटल है, या फिर कोई गैस है, कुछ भी है, ठीक है, ग्लास है, जो भी कुछ होगा उस, तो उसकी ये मीडियम की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इस तरीके से इसकी जो डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन क्या, वो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या फिर इसी को क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एक रिजल्ट हमारे पास ये निकला है, इसको हम 4 मान लेते हैं, एक रिजल्ट हमारे पास ये मिला है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों की चलिए अभी नहीं, बाद में केस कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये तो इतना क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी इस पे हम डिटेलिंग डिस्कस करेंगे, एप्सिलॉन नॉट और के पे, चाहे इस लेक्चर में करें चाहे इसके बाद वाले में, लेकिन करेंगे। तो अब क्या है, अब हम देख लेते हैं CGS सिस्टम में, देख लें, नहीं तो फिर बात कहीं की कहीं और पहुंच जाएगी। ठीक है, तो वो मज़ा नहीं आएगा। बेटा चल रहा है, चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा जी इन CGS सिस्टम, इन CGS सिस्टम। मिट गए तो फिर हम हट ही जाओ। तो इन CGS सिस्टम, अगर हम लोग CGS सिस्टम की बात करें और आपका जो चार्ज है वो एयर और वैक्यूम में प्लेस्ड है, तो स्मॉल के की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। इस तरीके से जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी F इज इक्वल टू Q1 और Q2 बाई कितना, आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसका नेक्स्ट केस, केस नंबर 2। व्हेन चार्जेज आर placed in a homogeneous
मीडियम। ठीक है, तो जब चार्जेस को होमोजीनियस मीडियम में हम लोग पुट करते हैं तो जो स्मॉल के की वैल्यू है ये हो जाती है 1/K। क्या हो जाती है? 1/K। इस तरीके से जो फोर्स होता है वो आपका हो जाता है 1/K और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। के क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो इस तरीके से सीजीएस सिस्टम में और एसआई सिस्टम में हमें ये पता लग गया कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी। जो कांस्टेंट होता है, जो प्रोपोर्शनैलिटी हटती है, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटती है मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब हो गया फिल इन दी ब्लैंक्स। वो अपने साथ ब्लैंक्स लाती है, मीन्स खाली जगह लाती है। उन खाली जगहों पे एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में हम लोग क्या क्या पुट करेंगे, ये यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अगर यहाँ तक बातें आपके समझ में आ गई हैं तो थोड़ा सा हम एप्सिलॉन नॉट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सारे बोर्ड्स में उसकी डायमेंशन और यूनिट के बारे में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी बता देते हैं इसी के साथ साथ। और ठीक है, तो देखिए इसको हटाते हैं। और अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। अब तो ये बातें क्लियर हो ही गई, एमकेएस में क्या होगा, सीजीएस में क्या होगा, पॉइंट चार्ज हम क्यों लेते हैं, लार्ज बॉडी ये क्यों नहीं लेते हैं, लार्ज चार्जेज वाला केस क्यों नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्या, यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन और यूनिट्स, तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यूनिट्स की। तो इसकी यूनिट क्या होगी, देखो हम लोगों ने F इज इक्वल टू फार्मूला क्या पढ़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई किसके, R स्क्वायर के। कहाँ पर है ये, एसआई सिस्टम में, और किस जगह पे है, जब हमारे चार्जेज कहाँ पर हैं, एयर और वैक्यूम में हैं। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट अगर हम लाएं बाहर तो ये हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर। अब हमें क्या लिखनी है, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट होगी नहीं। कूलाम का मतलब इस चार्ज की क्या होती है, कूलाम, इसका कूलाम। तो ये हो जाएगा क्या, c² एफ का क्या होता है, न्यूटन, और इसका क्या होता है, मीटर। इस तरीके से इसकी यूनिट क्या हो गई, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशन की अगर बात करें हम लोग, तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट का सिंबल ये लेते हैं, ये तो आप क्लास 11th में पढ़ ही चुके हैं। कूलाम, चार्ज का क्या होता है, कूलाम का क्या होता है, 80। अरे भाई हमने I इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, Q/T। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT, और IT का मतलब क्या हुआ, I क्या है, करंट, और करंट की जो डायमेंशन होती है वो एम्पेयर, एम्पेयर को किससे नोट करते हो, ए से। टाइम का क्या होगा, सेकंड्स। तो इस तरीके से डायमेंशन ऑफ Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AT। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर। फोर्स न्यूटन, न्यूटन का मतलब क्या हो गया, मास इंटू एक्सीलरेशन, मीन्स MLT की पावर -2, और ये क्या है, मीटर, मीटर का मतलब L का स्क्वायर हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा A²
टी स्क्वायर। यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि अगर ए बी होल की पावर n गिवन है तो ये हो जाता है a की पावर n और b की पावर m अपान अपान में क्या है, ये आपका हो जाएगा m एल स्क्वायर इंटू एल, ये होगा l का 3 और t की पावर कितना हो गया माइनस का 2। अब एक्सपोनेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि अगर a की पावर m गिवन है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ तो ये a की पावर कितनी हो जाती है माइनस m। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। तो m की पावर कुछ नहीं है तो 1, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का 1, और l की पावर कितना है 3, ऊपर जाएगा तो माइनस का 3, और t की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो +2, और ऑलरेडी t की पावर 2 वहाँ पर है। जैसे हम लोगों को पता है कि मल्टीप्लाई करते समय पावर क्या होती है ऐड, जब दोनों का बेस सेम होता है तब। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसे ही टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर ये क्या दे देगा t की पावर 2 + 2 दैट इज t की पावर 4। तो ये -2 ऊपर जाएगा +2 होगा, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर ये बना देगा क्या t की पावर 4, और आपका ये क्या बचा a स्क्वायर। तो इस तरीके से डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझते हैं कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे किसके बारे में, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, या फिर परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये हो ही गया होगा। फिनिश करो जल्दी से भाई, चलिए। तो देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट के। तो ये जो इम्प्लाइज करती है ये किस बात को बताती है, ये बताती है, इसको आप कह सकते हो एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी के नेम से भी हम लोग जानते हैं इसको। और यहाँ पर ये जो आपका होगा, या इससे कह सकते हैं क्या कह सकते हो, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, या जो भी आप ले सकते हैं। तो क्या हो गया आपका, ये हुआ आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी। लेकिन ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ये किसकी थी, फ्री स्पेस की, ये किसकी थी, मीडियम की। तो ये हो जाएगी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये किसकी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो मीडियम की परमिटिविटी हो गई, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसी को और भी क्या इस नेम से जानते हैं, सीधा सीधा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
बहुत सारे नेमों से इनको हम कॉल कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, मीन्स एक तरीके से ये क्या है, SIC, SIC शॉर्ट में हम इसको नोट करेंगे, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी के नाम से। ठीक, अब ये जो स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी है, इसको यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हैं K इज इक्वल टू एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द, क्या कहोगे, क्या कहेंगे, टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या दिखा देते हैं, एप्सिलॉन आर, मतलब रिलेटिव कंडक्टिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल permittivity of medium to the permittivity of free space। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब ये आपकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसकी जो यूनिट है डायमेंशन, तो आप क्या कह सकते हैं, नोट में ऐसे लिख लो, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन आर, या फिर इसी को क्या बोलते हो, कैपिटल का ऐसे के। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी और एप्सिलॉन आर के इज यूनिटलेस and dimensionless physical quantity। ये एक तरीके से क्या है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इनकी कुछ वैल्यूज हैं, वैल्यूज का चार्ट है, तो वो हम नहीं चाहेंगे टाइम बर्बाद हो, चार्ट में उसको बना करके दे रहा हूँ। तो चार्ट यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, लिख लेते हैं, और जहाँ ज़रूरत होगी उनकी रिक्वायरमेंट के बेस पर उनको हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कुछ वैल्यूज हम लोगों ने लिख रखा है। तो देखिए इसमें क्या है कि k इक्वल टू 1, k की वैल्यू मतलब रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हम 1 तब लेंगे जब हमारा दोनों चार्ज फ्री स्पेस में हो या फिर वैक्यूम में हो। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, k इक्वल टू 1.00059। ये किसके लिए होती है, एयर के लिए। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो फ्री स्पेस या वैक्यूम या फिर हम कह सकते हैं एयर, क्योंकि ये बहुत, अगर इसको राउंड ऑफ भी हम करेंगे तो आप इसको राउंड ऑफ करके देखिए
जैसे 9 को राउंड ऑफ करोगे तो 5 से ग्रेटर है, इस पर 1 इंक्रीज कर जाएगा, तो हम इसको राउंड ऑफ करके दिखा रहे हैं, जैसे 1.0059। इनको हमने राउंड ऑफ किया, तो राउंड ऑफ करने के बाद ये बन जाएगा 6, फिर अगेन इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये भी हो जाएगा 1.00, और ये दे देगा कितना, 5 से ग्रेटर है तो 1। अब इसको जब राउंड ऑफ करोगे तो इससे तो कोई इम्पैक्ट पड़ना नहीं, क्योंकि ये 4 से छोटा है। ये हो गया 1.00, अप्रॉक्सीमेटली हम इसको क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कुल मिला करके ये क्या होगा 1। तो यही रीज़न होता है कि मोस्टली आपने क्लास में भी देखा होगा कि टीचर वगैरह क्या करते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करा रहे होते हैं तो एयर और वैक्यूम दोनों के लिए वो क्या करते हैं, एयर और वैक्यूम के लिए के की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। और वही सेम प्रोसीजर है किसका, गैस का भी, हाइड्रोजन गैस का भी, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए भी वही हाल होता है, ठीक है, वाटर का। तो यहाँ पर हम आपको एक केस दिखाने चल रहे हैं। केस ये दिखाने चल रहे हैं कि जैसे इस पर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, और यहाँ तक कि नीट में भी इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे अभी एक चार्ज हमने ले लिया Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज हमने ले लिया, क्या, Q2, और इन दोनों के बीच की जो सेंट्रल डिस्टेंस है, ठीक है, ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2। दोनों पार्टिकल्स की जो सेंट्रल डिस्टेंस है वो कितनी है, R, और इनके बिटवीन में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, F। और ये जो चार्जेज प्लेस किए गए हैं ये कहाँ पर हैं, एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम में इनको क्या किया गया है, प्लेस किया गया है, ठीक। तो जब एयर और वैक्यूम में इनको प्लेस किया गया है तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, हमने पहले ही निकाल रखा है। तो F एयर और वैक्यूम में क्या होगा, 1/4πε0 और Q1 Q2/r² के हो गया। अगर अब ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इस पूरे के पूरे सिस्टम को उठा करके किसी मीडियम में प्लेस कर दें। देखो कैसे, ऐसे हमने क्या किया, कोई एक मीडियम ले लिया। जैसे आप क्या करो, जंप लगा करके और झम से नहर में, झील में, तालाब में कहीं कूद जाओ, मतलब आप पूरा का पूरा जा करके एंट्री किसे में मार दिए, मीडियम में। तो यहाँ पर मीडियम ऐसे है ही, तो जब मीडियम है, एक चार्ज पार्टिकल आपका ये Q1 है, दूसरा चार्ज पार्टिकल आपका क्या है, Q2 है, ठीक है। तो जब आप सीधे उसके अंदर कूद जाओगे, जंप कर जाओगे उसके अंदर, ये तो सेंट्रल डिस्टेंस हो गई R। अब यहाँ पर जो फोर्स होगा पहले जैसा नहीं होगा, F मीडियम का फोर्स होगा। और यहाँ पे आपने क्या किया है, एक मीडियम प्लेस कर दिया है, और उस मीडियम का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, K है। तो अब फोर्स कितना हो जाएगा, F मीडियम इज इक्वल टू होगा 1/4πε0 K और Q1 Q2 किसके, r² के। ये फोर्स की क्या हो गई, वैल्यू हो गई। अब इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालें, मतलब Fm/Fa, ठीक है। तो Fm/Fa की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये होगी 1/4πε0 K Q1 Q2/r² होल डिवाइडेड बाय 1/4πε0 और क्या, Q1 Q2/r²। ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा क्या, 1/K। मतलब अगर हम यहाँ से Fm निकालें, फोर्स इन मीडियम, तो ये हो जाएगा Fa/K के। मतलब क्या हुआ कि जो मीडियम का फोर्स है वो क्या हो गया, डिक्रीज, और कितना हो गया, 1/K टाइम्स ऑफ एयर और वैक्यूम।
तो हम क्या कहेंगे, इसको लिख भी सकते हैं, द फोर्स ऑफ मीडियम डिक्रीजेज, दिस इंप्लाइज दैट क्या, द फोर्स इन मीडियम क्या हो रहा है, डिक्रीजेज एंड becomes 1 upon k times 1 upon k times of the force of air or vacuum, of the force of air or vacuum, मतलब एयर और वैक्यूम में जितना फोर्स लग रहा है, एयर और वैक्यूम में जितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स का 1 अपॉन के टाइम्स ये हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारे पास जो रिजल्ट आ चुके हैं वो रिजल्ट आ चुका है किसका किसका, एक तो आ गया है एफ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सीधा सीधा हम एक लाइन में कह सकते हैं कि सीजीएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में, और साथ साथ जब किसी मीडियम में ले जाकर के उसको प्लेस करेंगे तो उनके बीच में जो रिलेशन है, इन तीनों के बेस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। रीजन क्या है कि ये बहुत काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे, जो क्वेश्चंस आपके 12th बोर्ड के लिए तो इम्पॉर्टेंट होंगे ही होंगे, साथ साथ आप अगर इस ईयर में नीट और जेई में अपीयर होना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको भरपूर बेनिफिट पहुँचाएंगे। ठीक है, तो अब हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आया है, अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, क्लासेज इन्फॉर्मेटिव हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और साथ ही साथ जब नंबर ऑफ़ व्यूज बढ़ेंगे तो हमें भी एनर्जी मिलती है कि हमारे काम को आप लोग प्यार दे रहे हैं, सराह रहे हैं, और जब लगता है कि हमारे काम को प्यार मिल रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, हमें भी एक एनर्जी मिलती है और हम भी आपके लिए लगातार काम करते रहते हैं। ठीक, तो ये सारा प्रोसीजर आप देख ही लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन हम आपको कराएंगे और वहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये इतना एकेडमिक पोर्शन है और ये इतना पोर्शन आपका नीट का है, नीट जेई का है। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि किसको आप फॉलो करते हो। ठीक है, वैसे फ़िलहाल उसमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बोर्ड में भी पूछी गई हैं और वही सेम चीज़ उठा करके कंपटीशन में भी पूछ ली गई है। तो मेन ये होता है कि कैटेगराइज करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है कभी कभी, जिसकी उम्मीद हम करते हैं कि ये कंपटीशन में आएगा, वो ना आकर के बिल्कुल छोटी सी चीज़ उठा करके पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से अब हम कुल मिलाकर के नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ, क्वेश्चन के साथ, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस, मतलब आप ये समझिए कि एग्जाम ओरिएंटेड और जितने भी रिलेवेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिल रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।